नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। और दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इसे हमारे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था की आज प्रश्नावली हम करेंगे। प्रश्नावली नंबर 41, पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था की अंतिम प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 41। तो दोस्तों, इससे पहले हम 40 प्रश्नावलियाँ करवा चुके हैं और सभी 40 प्रश्नावलियों के वीडियो को हमने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। और दोस्तों, इससे पहले जो भारतीय इतिहास था पहला अध्याय, उसकी भी सभी प्रश्नावलियाँ हम करवा चुके हैं और सभी प्रश्नावलियों के वीडियो को भी हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां से सभी वीडियोस को आप देखें। दोस्तों, हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए आज पहुँचे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की आखिरी प्रश्नावली है आज, प्रश्नावली नंबर 41, पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो प्रश्नावली करेंगे वह है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली 41, जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पंचायती राज क्या होता है। दोस्तों, पंचायती राज वह व्यवस्था प्रणाली है जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर अनेकों कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार नगर पालिका द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन होता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्था के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन संभव होता है। पंचायती राज को ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय सरकार की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव अपनी गतिविधि एवं विकास के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, पंचायती राज एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों का कल्याण करने का कार्य करती है। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है भाग 9 क में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो दोस्तों, भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि पंचायती राज क्या प्रदान करता है। तो दोस्तों पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य यह है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यह पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन था 73वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है कि 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। दोस्तों 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज की महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, इसलिए यह महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि 73वें संविधान संशोधन की कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन की कौन सी विशेषता है। तो ग्राम सभा उसकी विशेषता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये सभी 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है। जबकि महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण यह विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलत दिया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण यदि देता तो सही होता, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव करवाने हेतु सही है। तो दोस्तों पंचायत के विघटन के उपरांत 6 माह के अंदर ही नए चुनाव करवाने हेतु सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है। तो दोस्तों पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायतों में होने वाले निर्वाचन का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। तो दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्डा और राजीव गांधी। यानी कि ये सभी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसके प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। यानी कि राजीव गांधी चाहते थे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के प्रतिनिधि अधिक हों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान किसमें आरक्षित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, इसमें बताना है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहाँ आरक्षित किए गए हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में। तो दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 कि पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायत के चुनाव करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में पंचायती राज को कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था 1959 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम प्रवर्तित हुआ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 में। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33 है कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाई गई थी।
दोस्तों पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया। दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर में किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 कि पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन किसका रहा है। तो दोस्तों पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन रहा बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। उसी के आधार पर पंचायती राज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था GVK राव समिति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। दोस्तों जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति था बलवंत राय मेहता और समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से सही हैं। तो पंचायती राज से संबंधित जो कथन सही है वह है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों यह सही है। ऑप्शन सी देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो दोस्तों यह भी सही है। और ऑप्शन डी है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। तो दोस्तों ये भी सही है। इसमें जो गलत है वह ये कि यह 73वें संशोधन द्वारा 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन बी इसमें सही नहीं है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। तो इसमें ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे प्रश्न नंबर 42 बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो दोस्तों इनमें से पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता समिति ने अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना द्वारा होती है जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर यह 3 स्तरीय संरचना की व्यवस्था होती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था थी पंचायत समिति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। तो दोस्तों जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर परिषद में से जो पंचायती राज संस्था नहीं है वह है नगर परिषद, जबकि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये पंचायती राज संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति ने दिया था। दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 है कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। दोस्तों पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। दोस्तों केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से 1977 में अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो दोस्तों देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 है कि अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति ने जिन 2 स्तरों की बात कही थी वह थी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 है कि अशोक मेहता समिति इनमें से किस से संबंधित थी। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों 4 समितियों के नाम दिए हैं, तो पहले कौन सी समिति बनी, उसके बाद कौन सी समिति बनी, इस तरह से हमें उसको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले समिति थी BR मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति और फिर GVK राव समिति और अंत में LM सिंघवी समिति। तो दोस्तों 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 है कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है। दोस्तों
निम्नतर स्तर यानी सबसे निचला स्तर। तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर है ग्राम सभा व पंचायत, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद जो है वह उच्च स्तर पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर है जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर है। जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और फिर ग्राम सभा व पंचायत। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59 है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज की आधारशिला यानी कि जिसे सबसे निम्न स्तर कहा जाता है वह है ग्राम सभा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? दोस्तों पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 है कि जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62 है कि पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 है कि पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, दलगत राजनीति या सामाजिक कुरीतियाँ। तो दोस्तों पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 है कि स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? दोस्तों स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? तो दोस्तों खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कि सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सामान्यतः पंचायत समिति में पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोजित सदस्य भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो दोस्तों इसको सही वरीयता क्रम में लगाना है तो सबसे पहले ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा है, उसके ऊपर है पंचायत समिति और उसके ऊपर स्तर पर जिला परिषद होता है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 कि पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित है क्योंकि ये राज्य का विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? दोस्तों यह संविधान संशोधन है 73वां जो ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सेवक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो दोस्तों पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्थाओं के जो अंतर्गत हैं वह है जिला स्तर,
ग्राम स्तर और प्रखंड स्तर, जबकि तहसील स्तर जो है वह पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। पंचायती राज व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 76 है कि पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आता? तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में कौन आते हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग और कृषि उत्पादन, ये सभी पंचायती राज के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा यह पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। अगला प्रश्न नंबर 77 है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान स्रोत जो है वह पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। अगला प्रश्न नंबर 78 है कि पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? दोस्तों, पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। अगला प्रश्न नंबर 79। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 80 कि पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो ये किस त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि पंचायती राज जो 3 स्तरीय प्रणाली है उसका प्राथमिक भाग कौन सा है? तो दोस्तों, प्राथमिक जो भाग है वह है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न नंबर 81। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। अगला प्रश्न नंबर 82। पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 84। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। अगला प्रश्न नंबर 85। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? दोस्तों, एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अगला प्रश्न नंबर 86 है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? दोस्तों, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर ही निर्वाचन होंगे या होने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में। अगला प्रश्न नंबर 88। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? दोस्तों, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न नंबर 89। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने
1957 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 कि वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं। दोस्तों, वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 91 है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी B.R. मेहता को कहा जाता है। B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। अगला है प्रश्न नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इसमें पहले हम देखते हैं कि पंचायत राज संस्था से संबंधित कौन सी समितियां हैं। तो LM सिंघवी समिति ये पंचायती राज संस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति यह भी पंचायत राज संस्था से संबंधित समिति है। और बलवंत राय मेहता समिति यह भी पंचायती राज संस्था से संबंधित समिति है। लेकिन PVN राव समिति यह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन कौन से हैं। तो संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर ये ग्राम पंचायतों की आय के साधन है। ऐच्छिक दान या उपहार यह भी ग्राम पंचायतों की आय का साधन है। और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान यह भी ग्राम पंचायतों की आय का साधन है। लेकिन कृषि आय पर कर यह ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत इनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। दोस्तों, यदि इसमें ऑप्शन में डी ग्राम पंचायत नहीं होता तो इसका सही उत्तर होता फिर ग्राम सभा। अभी इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों, पंचायतों के संदर्भ में 3 कथन दिए गए, हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो हम पढ़ते हैं कि 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो दोस्तों, ये तो गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। दोस्तों, ये भी गलत है। तीसरा है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो दोस्तों, ये सही है। इसमें केवल 3 जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं जो पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में सही है। तो पहला ऑप्शन है कि पंचायतें करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक यानी सभा की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष तक जारी रह सकती है। दोस्तों, यह भी बिल्कुल ठीक है। और एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक जारी रह सकती है।
तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों गलत जो है वह है ऑप्शन नंबर बी कि एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। दोस्तों पंचायत का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया हो वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र है, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्वाचन प्रणाली से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही पंचायत का सदस्य बना जाता है। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 99 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों आज की जो प्रश्नावली थी वह भारतीय राज्य व्यवस्था की अंतिम प्रश्नावली थी और आज हमारा ये अध्याय नंबर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था अभी समाप्त होता है। अब हम करेंगे अध्याय नंबर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। और दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दें कि यदि आप किसी भी वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं या हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस का पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करना होगा, मैसेज करें या कॉल करें। दोस्तों मात्र 200 रुपये में हमारे चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, जिसके तहत आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप हमारे यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस की पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।